वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हिमाचल प्रदेश में एचपीपीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। ठीक है, हमने इसके फर्स्ट पेपर को भी पूरी तरह से डिस्कस करा है। अब आपके समक्ष हम करेंगे सेकंड पेपर को डिस्कस। ठीक है, तो इन्हें मैं थोड़े से क्रम में डिस्कस करूँगा। क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ और जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा फंक्शन भी चला हुआ है, जिस कारण यहाँ पर अवरोध हो रहा है। बीच बीच में ये म्यूज़िक सिस्टम को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, जिस कारण फुल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़े से प्रश्नों का उत्तर भी खोजना है मुझे, क्योंकि कई प्रश्न पे डाउट हुई है, जिस कारण ये थोड़े शिफ्टों में करूँगा। और आपको एक कंपाइल वीडियो भी लास्ट में दे दूँगा मैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखेंगे हम हिंदी सेक्शन को। यहाँ पर देखिएगा, मैं ज़ोर देकर कहूँगा, हार से पहले हार और जीत से पहले जीत कभी नहीं माननी चाहिए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि सर हमारा फर्स्ट पेपर ठीक नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। मान लिया कि सच में ठीक नहीं हुआ है, सभी का ठीक नहीं हुआ, परंतु जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक आप अपना ये मत सोचिए कि आपका पेपर ठीक नहीं हुआ है, क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि फर्स्ट पेपर में काफ़ी सारे प्रश्नों पर डाउट है, तो ऑफिशियल आंसर की आने दीजिएगा और फिर पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट होगा, और रिज़ल्ट भी आने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी की स्थिति एक जैसी है। पता नहीं बोर्ड क्या सोच के ये क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड लाया था और क्या सोचकर उसने एकदम पेपर की परीक्षा दे दी। पता नहीं सोच से बाहर है ये। फर्स्ट पेपर के बारे में कह रहा हूँ। सेकंड पेपर तो फिर भी हमारा ठीक रहा। बहुत से बच्चों ने, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था, लगभग वैसे ही लेवल के क्वेश्चन आए थे, परंतु यहाँ पर थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले हिंदी पोर्शन आया था। ऐसा ही तुक्के वाला सिस्टम नहीं था यहाँ पर। बोर्ड ने अब आपकी कि हम सब की रीढ़ तोड़ ली है। अब तुक्के वाले प्रश्न नहीं आते हैं। अब आपको थोड़ी सी एक अपनी समझ विकसित करनी होगी। यहाँ पर बताऊँगा किस तरह से समझ विकसित करने वाले क्वेश्चन थे। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हिंदी सेक्शन की बात कर रहा हूँ। नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा। किसे नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा था? तो ये देखिए, मैंने जो वीडियो आपको जो लॉन्ग लेक्चर थे वहाँ पर ये बताया था, कृति को ये अपने केंद्र में रखते थे। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, रस चर्चा के अंतर्गत 9वां रस है। ये भी आपको रस वाली वीडियो में मैं बता दिया था। रस चर्चा के अंतर्गत जो 9वां रस था वो शांत रस था। कौन सा था? शांत रस। 9वां रस शांत रस है। इसी से आप ये आइडिया लगा सकते थे। अगला देखिए, हाँ, एक और बात, जो बोर्ड ने हर एक पोर्शन को टच किया है, आपने देखा ही होगा। जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके हर एक पोर्शन को टच करा हुआ है बोर्ड ने। तो इसीलिए मैं आपको रोज़ लेक्चर भी लाता था और ये चीज़ें बताता था। जो भी हमारे लेक्चर हमने जो प्रोवाइड किए थे, अगर उन्होंने यहीं से स्टडी की थी तो उनको काफ़ी सारा यहाँ से फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो ये है, घीसा से आया हुआ ये प्रश्न है। लड़के उससे कुछ खींचे से रहते थे, इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़कर समझा दी थी। इस समझाने में प्रमुख संकेत हैं। क्या समझाया था उन्होंने? देखिए, जिसने घीसा पढ़ा था महादेवी वर्मा का ये, तो वहाँ से आपको ये आइडिया लग गया था। मैंने वैसे बता दिया था आप लोगों को, पूरा ये घीसा पढ़ के बताया था। जो पेड बैच वाले थे उसमें ये बताया था कि जो घीसा के पिता की मृत्यु 1 वर्ष पहले घीसा के पैदा होने के पहले हुई थी। जब घीसा पैदा हुआ था, ठीक है, उसके 1 वर्ष पहले उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी। तो उस घीसा के उत्पन्न होने के लिए अब बाद माना जाता था कि भाई घीसा उत्पन्न कैसे हो गया, जब उसके पिता की 1 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एक इसका सबसे मेन वजह ये थी। दूसरा ये था कि वो निम्न जाति का भी समझा जाता था। ठीक है, मेन तो ये डी ही होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की में हम देखेंगे क्या गलत है इसमें। हम इस पर क्लेम भी कर सकते हैं। किसी प्रश्न पे अगर आपको लगे कि बोर्ड के द्वारा उत्तर गलत दिया गया है, तो उस पर हम क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना आपने। अगला जो प्रश्न है 24, ये काफ़ी नया प्रश्न था, ये हमने नहीं किया था। ये क्या है? दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो ये नया प्रश्न है, हमने पहले नहीं देखा था। ठीक है, ये तो कौन सा है? दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास। तो ये है पहाड़। ये देखिए, बिहार में दशरथ मांझी है, इन्होंने एक पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर अब म्यूज़िक शुरू होने लग गया है। चलिए, अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी तो वीडियो को बंद कर दूँगा मैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25। इसमें देखिए, वही जो पुरानी परंपरा वाले क्वेश्चन था वही है। ये क्या है इसमें? 25, किस विकल्प में दिए गए सभी कविता संग्रह केदारनाथ सिंह के हैं? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, देखिए यहाँ से देखो, सृष्टि पर पहरा, तालस्टाय और साइकिल,
अकाल में सारस। यहाँ पर सी जो विकल्प है ये सही होगा। ठीक है, साउंड बढ़ा रहे हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। बर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो यहाँ पर बताना है बर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत होगा। शराब, ये भी सही है। अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान ही होता है। अतिशयोक्ति, ये भी सही है। तो जो ज्योत्सना है, ज्योत्सना, ये यहाँ पर गलत होगा। पूरा स आता है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा 27, इसमें क्या दिया गया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी के अनुसार रामचंद्र के राज में जीतो शब्द सुनाई देता है केवल। देखिए, ये दो संबंध में दिखाई देता है जीतो शब्द। जो रामचंद्र का, भगवान श्री राम का उत्तरकांड में रामचंद्र जी का राज है, इसमें दो शब्दों के लिए जीते सुनाई देता है। एक तो होता है मन के प्रति जीतो और दूसरा इंद्रियों के प्रति जीतो। ये दो शब्दों ज़्यादातर सुनाई देते थे। ठीक है, अपने आप से जीतना है, दूसरों से, बाहरी चीज़ से नहीं जीतना है, अंतरात्मा से। जो हमारा मन है, कई बार आपको पता है कितना दुष्ट हमारा मन हो जाता है, इन चीज़ों के प्रति ये कहा गया है। ठीक है, इंद्रियों के प्रति और मन के प्रति। यहाँ पर बोर्ड किसको मानेगा ये हम फिलहाल नहीं कह सकते, इन दो में से एक इसका उत्तर होगा। अगला ये प्रश्न हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा संदेह मुझे उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा इसका। फिर अगला प्रश्न है 29, भर्तमुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों में किसने भावक्त व्यापार की परिकल्पना की है। भावक्त व्यापार किसके द्वारा दिया गया था। आराम से सोच जाते तो इसी से आप इसको ठीक कर लेते। तो जो भट्ट नायक है, इसने भावक्त व्यापार दिया था, तो बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जो फिर से आपको कहूँगा सेकंड पेपर ओके ओके प्रश्न था। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ओके ओके स्टैंडर्ड था इसका। जो मेन स्टैंडर्ड रहा है तो वो फर्स्ट पेपर का रहा है, वहीं से बच्चे बाहर हो जाएंगे। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपने क्या करना था, सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करना था। तो चलिए, किसी ने कर दिया, किसी ने नहीं करा, अब ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। 30, फूंक फूंक कर कदम रखना, इसका सही अर्थ क्या है। तो फूंक फूंक कर कदम रखना है सोच समझ कर काम करना, सोच समझ कर काम करना। अर्थात कोई भी कार्य जब हम करेंगे उसे सोच समझ कर करेंगे, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करेंगे। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है 30 में। अगला है यहाँ पर, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। एक और बात, आप लोगों ने बड़ी लेट मुझे ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया, ऐसा क्यों किया मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों का पेपर था 2 से 4, 2 से 4 बजे, 6 बजे तक मुझे किसी ने क्वेश्चन पेपर सेंड ही नहीं किया। मैं क्वेश्चन पेपर का इंतज़ार करते करते थक गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट होने की वजह ये भी है, आप लोगों ने जल्दी सेंड नहीं किया। अगला है 31, असाध्य वीणा में सृजना के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण है। गौण की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए, अहम का त्याग और समर्पण की भावना, ये असाध्य वीणा में है। प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का प्रत्यक्षण किया गया है, ये भी सही है। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी होना, ये भी यहाँ पर किया गया है। परंतु जो ताल, लय, छंद और स्वर का असाधारण अधिकार, ये यहाँ पर वर्णित नहीं मिलता है, तो सी यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न कौन सा है, तो यहाँ पर प्रश्न है अगला 32, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी की पहली कहानी के निर्धारण हेतु किस पत्रिका में प्रकाशित कहानियों को चुना। तो रामचंद्र शुक्ल ने चुना था सरस्वती पत्रिका की कहानियों को, तो बी यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 33, इसमें क्या पूछा गया है, तो 33 में पूछा गया है कौन सा जीवनिकार युग्म सही है। आसान सा प्रश्न था ये भी। देखिए, अबाराम सिंहा, ये विष्णुचंद्र शर्मा की नहीं है। महाप्राण निराला, ये भी रामविलास शर्मा की नहीं है। अग्नि सेतु गंगा प्रसाद पांड्या की नहीं है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की है, तो ये सही होगा यहाँ पर। एलिमिनेट मेथड जिसने भी यूज़ किया है ना, तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। अगला प्रश्न देखिए 34, नए बने राज्यों में से हिंदी मातृभाषा वाला राज्य नहीं है। आप इजीली से ठीक कर सकते थे। झारखंड में हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है, परंतु तेलंगाना में नहीं बोली जाती। यहाँ से आप आइडिया लगाते नए बने राज्यों में।
हाल ही में तेलंगाना ही नया बना है, तो यहाँ से भी आप इसे सही कर सकते थे। अगला प्रश्न है, फैंटेसी का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। तो फैंटेसी का उपयोग सबसे अधिक किसने किया है? अंधेरे में आपने पढ़ी है, ठीक है, तो उसी से आप आइडिया लगा सकते थे। गजानन माधव मुक्तिबोध फैंटेसी का अधिक प्रयोग करते हैं, अंधेरे में फैंटेसी में ही रचित है, ये भी आपने ध्यान रखना था। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या प्रश्न है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है? प्रश्न तो सिंपल सा था, पूछ लेते इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है, आप टिक कर लेते अमरकांत। परंतु इन्होंने घुमा फिरा कर पूछा है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है, तो ये अमरकांत जी की होगी। अगला प्रश्न है 37, इसमें क्या पूछा गया है, अंधेर नगरी के विषय में असंगत कथन है। अंधेर नगरी के विषय में कौन सा असंगत होगा, ये बतलाना है। यहाँ पर देखिए, इसमें लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है, बिल्कुल है। इसमें इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं नाटकीयता मिलती है, कहीं कहीं मिलती है ये। इसकी भाषा पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है, तो ये कहीं पर नहीं दिखता है स्पष्ट, ठीक है। तो इसकी भाषा प्राय पात्रों के स्तर के प्रतिकूल पड़ती है, तो ये भी सही है। तो सी यहाँ पर गलत होने की संभावना है, ये हम मानेंगे यहाँ पर सी, क्योंकि जब हमने अंधेर नगरी की, हाँ रुकिए, अंधेर नगरी की बात कर दी जा रही है ना यहाँ पर, तो जो ये सही होगा इसका डी, इसकी भाषा प्राय पात्रों के स्तर के प्रतिकूल, तो ये गलत हो जाएगा, डी इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। इसमें लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है, हाँ। इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं नाटकीयता है, ये भी है। इसकी भाषा पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव भी दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, ये भी। डी पर मैं यहाँ पर टिक करूँगा, डी, ठीक है। कई प्रश्न ऐसे जिसे हम ऑफिशियल आंसर की आने पर ही पूरी तरह से आपको बता पाएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से तो ये सही होगा, परंतु आप लोगों के मन में संदेह रहेगा। तो 38 का क्या है, 38 में पूछा गया है, अपभ्रंश की विशेषता नहीं है। तो अपभ्रंश की विशेषता क्या नहीं है? तत्समीकरण, पूरी तरह से तत्समीकरण नहीं दिखती यहाँ पर, परंतु कुछ कुछ शब्द संस्कृत से हूबहू यहाँ पर दिखाई देते हैं। परसर प्रयोग है, द्वितीकरण भी दिखाई देता है, परंतु व्यंजक लोप ये यहाँ पर उतना नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पर सी सही विकल्प होगा, ठीक है, सी। तो इसके पश्चात आपको दूसरा पार्ट भी दे दूंगा, तब तक आप धैर्य बना के रखिएगा, बाहर शोर आने की संभावना है, उस टाइम में दोबारा से आपको लेक्चर दे दूंगा एक और।